चलो बेटा रब के नाम से शुरू करते हैं। बेटा आपको याद होगा कल हमने कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स की थी स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम की। हमने उसमें लास्ट में पढ़ा था, आपको याद होगा लास्ट में हमने पढ़ा था, आपके सामने क्वेश्चन है टाइम पीरियड, एक स्प्रिंग का टाइम पीरियड जो है, एक ब्लॉक स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड है, टाइम पीरियड T1 है, दूसरे ब्लॉक का टाइम पीरियड T2 है, और अगर वो हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं टाइम पीरियड क्या होगा, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। आप देखिए ये एक स्प्रिंग है, ये इसके साथ ब्लॉक कनेक्टेड है, फोर्स कांस्टेंट K है, टाइम पीरियड T1 है, दूसरा स्प्रिंग है वही ब्लॉक उसके साथ कनेक्टेड है, और बेटा इसका फोर्स कांस्टेंट जो है K2 है, स्टिफनेस कांस्टेंट, लेकिन इसकी ऑसिलेशन का टाइम पीरियड T2 है। तो बेटा सारे स्टूडेंट याद रखिएगा, अगर इन दोनों स्प्रिंग्स को सीरीज में कनेक्ट करते हैं, हमने कल देखा ये एक स्प्रिंग है, इसी को सीरीज में कनेक्ट करते हैं, दोनों को सीरीज, और वही ब्लॉक कनेक्ट करते हैं। तो कल मैंने बताया आपको बेटा अगर ये K1 है, ये K2 है, तो आपको पता है 1/K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/K1 प्लस 1/K2। बेटा K आपको पता है m ओमेगा स्क्वायर है, K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा स्क्वायर। तो बेटा ये आएगा 1/ओमेगा इक्विवेलेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/ओमेगा 1 का स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा 2 का स्क्वायर। बेटा चूंकि ओमेगा है बराबर 2π/T, तो बेटा गौर से देखिए यहां पे ओमेगा के बदले बेटा ये जो ओमेगा है इसके बदले डालिए 2π/T, इसके बदले 2π/T1, इसके बदले 2π/T2, 2π कैंसिल करके T1 T2 को ऊपर ले जाइए। बेटा ये बनेगा T स्क्वायर इज इक्वल टू T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर। तो बेटा T सीरीज वाले केस में आएगा अंडर रूट ऑफ T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर। अब जरा बेटा मुझे बताइए अगर यही दो स्प्रिंग्स जो है मैं पैरेलल में कनेक्ट करता और वही ब्लॉक इसके साथ कनेक्ट करता, तब टाइम पीरियड क्या होता। तो आपको पता है ये K1 है, ये K2 है, K इक्विवेलेंट किसके बराबर है, K इक्विवेलेंट है बराबर K1 प्लस K2। तो आप बताए बेटा K इक्विवेलेंट है बराबर K1 प्लस K2, तो बेटा ये हो गया ओमेगा इक्विवेलेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा 1 का स्क्वायर प्लस ओमेगा 2 का स्क्वायर, बिकॉज K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा के बदले डाल दीजिए 2π/T, 2π/T इसके बदले डाल दीजिए 2π/T, इसके बदले 2π/T1, इसके बदले 2π/T2, 2π कैंसिल करके बेटा आपको आएगा 1/T स्क्वायर इज इक्वल 1/T1 स्क्वायर प्लस 1/T2 स्क्वायर। तो बेटा इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करके आपको आएगा, ये देखिए बेटा ये हो गया T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई T1 स्क्वायर T2 स्क्वायर, और बेटा यहाँ पे है 1/T स्क्वायर। तो सॉल्व करके बेटा आपको T जो निकला स्क्वायर रूट जो जब आएगा तो इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाए रेसिप्रोकल करके, T1 T2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर। तो बेटा ये हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो बेटा अब दो रिजल्ट्स आप क्रैम कर ले। एक रिजल्ट याद रखिए, सीरीज वाले केस में अगर एक स्प्रिंग है इसका टाइम पीरियड T1, दूसरे का T2, जब सीरीज में कनेक्ट करेंगे दोनों को तो बेटा याद रखिए अंडर रूट ऑफ T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर। लेकिन बेटा जब पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो आपको आएगा T पैरेलल इज इक्वल टू T1 T2 अंडर रूट ऑफ क्या, T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर। बेटा ये दोनों रिजल्ट जो है ये आपको क्रैम करने हैं। बेटा नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरह देखिए, ये एक स्प्रिंग है, इसके साथ एक ब्लॉक कनेक्टेड है। बेटा ब्लॉक का मास जो है m है, बेटा इसके साथ एक और ब्लॉक है और ये सारा सिस्टम ऑसिलेट कर रहा है। बेटा आप मुझे बताइए ऊपर वाला ब्लॉक नीचे वाले ब्लॉक के साथ 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 ऑसिलेट कर रहा है, अभी स्लिप नहीं कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। बेटा क्यों ये ऑसिलेट करेगा ऊपर वाला, बेटा स्प्रिंग फोर्स तो नीचे के साथ कनेक्टेड है, स्प्रिंग फोर्स तो नीचे के साथ एक्ट होता है, स्प्रिंग तो नीचे के साथ है, ऊपर वाला क्यों ऑसिलेट कर रहा है, ऊपर वाला क्यों ऑसिलेट कर रहा है। बेटा ये फ्रिक्शन की वजह से, बेटा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जब तक सफिशिएंट होगा ये इसी के साथ
साथ चिपक के ऑसिलेट करेगा। लेकिन बेटा अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन सफिशिएंट न हो, अगर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सफिशिएंट न हो, तो बेटा ये स्लिप करेगा। तो बेटा यहां पे मेंशन है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द मीन पोजीशन। आप बताइए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, या कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो बेटा गौर से देखिए, हम फ्री बॉडी डायग्राम यहां पे इस्तेमाल करेंगे। बेटा ये एफबीडी ऊपर वाले ब्लॉक की तरह देखिए। बेटा ये ऊपर वाला ब्लॉक है। बेटा जरा बेटा आप मुझे बताइए, ऊपर वाला ब्लॉक ऑसिलेट कर रहा है। बोलो बेटा ऊपर वाला ब्लॉक ऑसिलेट कर रहा है। बोलो फ्री बॉडी डायग्राम के हिसाब से न्यूटन्स लॉ अप्लाई करें। मुझे बताए बेटा इस पे क्या क्या एक्ट हो रहा है। नीचे से फोर्स इस पे एक्ट होता है mg, ऊपर से इसका नॉर्मल फोर्स एक्ट होता है। लेकिन बेटा जब ये ऑसिलेट कर रहा है तो बेटा इसका मतलब हुआ ये एक्सेलरेट कर रहा है। बेटा एक्सेलरेट कर रहा है तो बेटा चूंकि इसके साथ स्प्रिंग कनेक्टेड नहीं है, इस पे एक ही फोर्स कनेक्टेड है बेटा, जिसकी वजह से ये ऑसिलेट कर रहा है, जिसकी वजह से ये एक्सेलरेट कर रहा है। बेटा वो फोर्स होगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो बेटा सारे स्टूडेंट याद रखिए वो फोर्स होगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो बेटा ऊपर वाला ब्लॉक जो है, सारे स्टूडेंट याद रखिए, ऊपर वाला ब्लॉक ऑसिलेट कर रहा है एक ही वजह से, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से। तो बताए बेटा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो किसके बराबर होगा, ऊपर वाले ब्लॉक पे जो एक्ट होगा, दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन। तो बताए बेटा मास इनटू एक्सेलरेशन। लेकिन बेटा m इंटू, चूंकि ऊपर वाला ब्लॉक ऑसिलेट कर रहा है, बेटा ऊपर वाला ब्लॉक जो है वो ऑसिलेट कर रहा है, तो एक्सेलरेशन जो है वो किसके बराबर होगा, आप मुझे बताइए, माइनस ओमेगा स्क्वायर। चले बेटा x लीजिए, कोई भी डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट जो है, तो बेटा ये है x। तो आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो किसके बराबर है, माइनस m ओमेगा स्क्वायर x। लेकिन बेटा ओमेगा का वैल्यू सारे स्टूडेंट जानते हैं, ओमेगा किसके बराबर होगा, ओमेगा इज इक्वल, बेटा ये सारा सिस्टम ऑसिलेट कर रहा है अंडर रूट ऑफ k डिवाइडेड बाय m प्लस m। तो इसीलिए बेटा याद रखिए आपका आएगा माइनस m, ओमेगा स्क्वायर के बदले क्या लिखोगे, अंडर रूट ऑफ k डिवाइड बाय m प्लस m का स्क्वायर, इसका रूट कैंसिल हो जाएगा, k डिवाइडेड बाय m प्लस m इंटू x। तो बेटा ये है आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो बताया बेटा ऊपर वाले ब्लॉक पे कितना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट हो रहा है, माइनस आपको पता है ये साइन क्या है। तो बेटा सारे स्टूडेंट मुझे जल्दी जल्दी मुझे बताइए, क्योंकि बेटा ये इसके लिए ऑसिलेशन का ये ऑसिलेशन का जिम्मेदार यही फोर्स है। तो बताया बेटा m k x डिवाइडेड बाय m प्लस m। तो बेटा ये आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। तो चले बेटा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड जो होगा वो किसके बराबर होगा, तो बेटा वो होगा m k x डिवाइडेड बाय m प्लस m। बेटा ये है आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। बेटा अगर मैं आपसे कहूंगा व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, बेटा x के बदले मैक्सिमम वैल्यू होगा, x के बदले डाल दीजिए एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो किसके बराबर होगा, जल्दी जल्दी मुझे बताइए। अगर आपको बताना है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन या मैक्सिमम ये जो यहां पे एम्पलीट्यूड के लिए यहां पे इस्तेमाल करें, m के x के बदले डाल दीजिए a डिवाइडेड बाय m प्लस m। तो बताया बेटा यहां पे दो कॉन्सेप्ट्स है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एट ए डिस्टेंस ऑफ x, ऊपर ब्लॉक पे ये एक्ट हो रहा है। तो बेटा दूसरा याद रखिएगा, बेटा सारे स्टूडेंट याद रखिए, मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एम्पलीट्यूड पे होगा, एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा, m के x के बदले डाल दीजिए a, नीचे m प्लस m। लेकिन बेटा बिकॉज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो किसके बराबर होगा, म्यू mg। तो बेटा यहां पे f के बदले डाल दीजिए म्यू mg इज इक्वल टू m के a डिवाइडेड बाय m प्लस m। तो बेटा जो भी अब आपको एग्जाम में निकालना होगा वो आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, m और m कैंसिल। तो बताए बेटा म्यू g किसके बराबर होगा, तो जल्दी बताए बेटा के ए डिवाइडेड बाय m प्लस m। बेटा अगर किसी न्यूमेरिकल में होगा बताइए म्यू का वैल्यू क्या होगा ताकि ये स्लिप ना करे, या जिसके बाद ये स्लिप होगा तो म्यू निकाला जा सकता है। अगर आपको निकालना है एम्पलीट्यूड जो है जहां जिसके बाद ये स्लिप कर सकता है, तो a का वैल्यू आप आराम से अप्लाई कर सकते हो। a किसके बराबर होगा बताइए, a है बराबर म्यू g m प्लस m
डिवाइडेड बाय के। तो बेटा ये आपका एम्पलीट्यूड है। तो बेटा इस एम्पलीट्यूड के बाद अगर इससे ज्यादा होगा तो बेटा ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इतना सफिशिएंट नहीं होगा। ये मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं। इसके बाद बेटा आप कहां से लाओगे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो इसको होल्ड कर पाएगा? इसके बाद ये स्लिप होगा। तो यहां पे दो क्वेश्चंस याद रखिएगा। एक कॉन्सेप्ट याद रखिए, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एट ए डिस्टेंस ऑफ एक्स, वो मैंने कहा ये है मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। यहां से निकलेगा म्यू का वैल्यू जिस पे ये स्लिप करता है। यहां पे आएगा एम्पलीट्यूड का वैल्यू जिस पे ये स्लिप करेगा। बेटा ऐसा ही केस आप याद रखिएगा, अगर ये एक प्लेटफॉर्म है, इस पे एक ब्लॉक है। बेटा सारे स्टूडेंट याद रखिएगा, इस ब्लॉक का मास जो है m है। गौर से देखिए, इस ब्लॉक का मास जो है m है। बेटा आप मुझे बताइए, अगर ये हॉरिजॉन्टल ऑसिलेशन कर रहा है तो बेटा आप गौर से देखिए, अगर ये हॉरिजॉन्टली ऑसिलेट कर रहा है तो बेटा इसका मतलब हुआ ये ब्लॉक जो है ये स्लिप कर सकता है। अगर बेटा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, अगर आपको कभी भी ऐसा होगा, बताइए म्यू का वैल्यू क्या होगा जिसके बाद ये स्लिप करेगा, या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ म्यू, या कुछ भी ऐसे ही आपको निकालना होगा, या मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या होगा, या टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी के बारे में कुछ होगा जब ये स्लिप करेगा। तो पहली बात ये है, जब ये प्लेटफॉर्म, बेटा गौर से देखिए, ये एक प्लेटफॉर्म है या ये वुडन प्लैंक है, ये हॉरिजॉन्टली ऑसिलेट कर रहा है। बेटा ऊपर वाला ब्लॉक जो इसके साथ ये ब्लॉक है, ये क्यों इसके साथ ऑसिलेट कर रहा है? बेटा ये इसलिए ऑसिलेट कर रहा है क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस पे एक्ट हो रहा है। तो इसका मतलब हुआ ये यही क्वेश्चन है जो मैंने कहा। तो बताए बेटा ऊपर वाला क्यों, ऊपर वाले ब्लॉक के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। बेटा इस पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगने वाला फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो F जो है, बताइए जल्दी जल्दी, शाबाश फिर से, F किसके बराबर होगा? मास इंटू एक्सेलरेशन। बेटा अगर आपको बताना होगा, ये ma, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ma, ये मैक्सिमम वैल्यू है। तो बताइए बेटा जल्दी जल्दी, शाबाश, आप सभी जानते हो, यहां पे वैल्यू पुट करिए, यहां पे मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपको पता है म्यू जी ए। तो बेटा आपको पता है, सारे स्टूडेंट जानते हैं बेटा वो किसके बराबर होगा? ma। बेटा वो आपको पता है m इंटू ओमीगा स्क्वायर। बेटा मैं माइनस इग्नोर कर रहा हूं, ओमीगा स्क्वायर एक्स, यानी m ओमेगा स्क्वायर यानी kx आप इसको कहोगे। तो बेटा जरा कैलकुलेट करके दीजिए। बेटा सारे स्टूडेंट याद रखें, जब भी आपको ओमेगा का वैल्यू निकालना होगा, एम्पलीट्यूड का वैल्यू निकालना होगा, आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। तो बताए बेटा म्यू एम जी इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर। अगर ए एम्पलीट्यूड है जहां पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मैक्सिमम पॉसिबल होगा, तो बेटा m और m कैंसिल, आपको भी बराबर यहां पे वही आंसर निकलेगा। अगर आपको निकालना है, सबसे पहले मुझे बताइए, आपको निकालना है ओमेगा। तो ओमेगा का वैल्यू क्या होगा? अंडर रूट ऑफ, जल्दी बताइए, म्यू जी डिवाइडेड बाय ए। तो बताया बेटा अगर होगा, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ओमेगा सो दैट ब्लॉक मे नॉट स्लिप, ये स्लिप ना हो, ओमेगा का वैल्यू ये होगा। तो बेटा बताइए ओमेगा, अगर आपको निकालना है फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होगा? 1/2 पाई एफ, ये होगा 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ म्यू जी डिवाइड बाई ए। टाइम पीरियड क्या होगा? 2 पाई अंडर रूट ऑफ ए डिवाइडेड बाई म्यू जी। तो बेटा ये गौर से देखिए, ये आपने यहाँ पे टाइम पीरियड निकाला मैक्सिमम, ये टाइम पीरियड का वैल्यू क्या होगा, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, कम से कम टाइम पीरियड, ये आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। तो बेटा इतना ही नहीं, अगर आपको एम्पलीट्यूड भी निकालना पड़े तो बेटा एम्पलीट्यूड भी निकालना पड़े, आप एम्पलीट्यूड, तो ये आपका टाइम पीरियड है, आराम से आप कैलकुलेट कर सकते हो। बेटा ये एक मशहूर तरीन क्वेश्चन है, गौर से देखिए। ए मास m इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए लाइट स्प्रिंग। बेटा एक मास जो है ये एक स्प्रिंग है, गौर से देखिए। ए मास m इज सस्पेंडेड फ्रॉम लाइट स्प्रिंग। तो बेटा ये एक स्प्रिंग है, चले इसका फोर्स कांस्टेंट k है, इसके साथ आपने एक मास कनेक्ट किया जिसका मास जो है वो कैपिटल M है। अब ये नहीं बोल रहा है ये कितना स्ट्रेच हो गया, ये कुछ बात नहीं कर रहा है, ये कह रहा है an additional mass m is added to it displaces the spring further by a distance x। तो बेटा ऑलरेडी ये आप समझिए, जब ये स्प्रिंग इस तरह था, आपने इसको कनेक्ट किया, इसके साथ एक ब्लॉक कनेक्ट किया मास m, तो इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है। कहा गया है
अगर आप इसको एडिशनल और एक मास कनेक्ट करोगे तो ये फर्दर डिस्प्लेस हो गया x। बेटा एडिशनल मास m ने इसको फर्दर डिस्प्लेस किया x। देन व्हाट इज द टाइम पीरियड? आप बताइए टाइम पीरियड का वैल्यू क्या है? तो बेटा टाइम पीरियड है 2 पाई अंडर रूट ऑफ mg डिवाइडेड बाय x m प्लस m। दूसरा ऑप्शन ये है, तीसरा ऑप्शन ये है, चौथा ऑप्शन ये है। तो बेटा जब आप इन चारों ऑप्शंस की तरह गौर से देखोगे, हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो सकता है आप हैरान हो जाओ, लेकिन बेटा आपको पता है जब आपने एडिशनल मास कनेक्ट किया, अब टोटल मास कितना है जो ऑसिलेट कर रहा है? ब्लॉक का मास m है, एडिशनल मास स्मॉल m है, तो टोटल मास मुझे बताइए कितना ऑसिलेट कर रहा है? m प्लस m टोटल मास है जो ऑसिलेट कर रहा है। m प्लस m टोटल मास है जो ऑसिलेट कर रहा है। अब बताए बेटा ये m प्लस m टोटल मास जो है ये ऑसिलेट कर रहा है। तो बेटा आप कहोगे, आप में से कोई भी कहेगा सर टाइम पीरियड निकालना बिल्कुल आसान है। तो बेटा हो सकता है आप में से कोई कहे सर 2 पाई अंडर रूट ऑफ क्या मास है m प्लस m डिवाइडेड बाई k। तो लेकिन k जो है k तो दिया नहीं है, लेकिन बेटा k कहां से निकालते हैं? बेटा चूंकि आपको पता है k के बारे में, आपको पता है बेटा k निकालने का तरीका क्या है? आप मुझे बताइए बेटा, जब भी किसी स्प्रिंग का k निकालना होगा तो बेटा या तो आप एक काम करोगे, स्प्रिंग के साथ जो ब्लॉक कनेक्ट करोगे आप कैलकुलेट करोगे वेट mg डिवाइडेड बाई जो स्ट्रेच जो है कितना है, चलो mg बाई y। लेकिन बेटा या इस तरह लोगे, क्योंकि बेटा आपको पता है f इज इक्वल kx, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। बेटा जितना आप वेट डालोगे उतना ही स्ट्रेच होगा। तो एडिशनल वेट कितना है? एडिशनल वेट है mg। बेटा आप मुझे बताइए वो किसके ये स्ट्रेच इन इक्विलिब्रियम आप करोगे, mg एडिशनल वेट mg है, फर्दर डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया kx। तो बताए बेटा आपका k जो है वो किसके बराबर होगा? mg डिवाइडेड बाई क्या? mg डिवाइडेड बाई x। तो ये है आपका k। तो जरा टाइम पीरियड मुझे बताया अब क्या होगा? टाइम पीरियड इज इक्वल 2 पाई अंडर रूट ऑफ टोटल मास कितना है m प्लस m डिवाइडेड बाई k के बदले क्या लिखेंगे? mg डिवाइडेड बाई x। बेटा ये है आपका जो k है। तो एक बार फिर से बताइए अगर किसी को कंफ्यूजन होगा। बेटा टाइम पीरियड है बराबर 2 पाई अंडर रूट ऑफ टोटल मास डिवाइडेड बाई k। k कैसे निकालते हैं? बेटा k निकालते हैं वेट इज इक्वल टू वेट जो आपने पुट किया स्प्रिंग के साथ इज इक्वल टू क्या? kx, x है स्ट्रेच, या एडिशनल वेट इज इक्वल टू क्या? k इंटू एडिशनल जो फर्दर डिस्प्लेसमेंट जो हुआ वो लेंगे आप। तो बेटा यहां से आपको k निकलेगा, k इज इक्वल टू mg बाई एक्स डैश, या जो भी एडिशनल स्ट्रेच होगा वो आप यहां पे कैलकुलेट कर सकते हो। तो बेटा ये आपका टाइम पीरियड है और ये बेटा मशहूर तरीन क्वेश्चन है। बेटा यहां पे देखिए गौर से, ये वायर है या स्ट्रिंग है? बेटा ये आप समझिए ये स्ट्रिंग है या रबर है, स्ट्रिंग है। बेटा यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इसका y है, इसकी लेंथ l है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a है। तो बेटा आप मुझे बताएं, आप इसको पुल कर रहे हो नीचे की तरह, बेटा इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है? कितनी डिस्प्लेसमेंट? डेल्टा एल। बेटा जब इसको पुल कर रहे हो डिस्प्लेसमेंट ये नीचे आएगा, लेकिन बेटा ये क्या करेगा? ये ऊपर नीचे ऑसिलेट करेगा, ये ऊपर नीचे ऑसिलेट करेगा। आपको बताना है टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा। तो बेटा आप इसको इस तरह समझिए, अगर ये स्प्रिंग होता, बेटा गौर से देखिए, अगर ये स्प्रिंग होता, ये ब्लॉक है मास m, बेटा ये k है। जरा बेटा एक काम करिए, इस ब्लॉक को स्ट्रेच कीजिए नीचे, इसको स्ट्रेच कीजिए नीचे x। बेटा अगर मैं आपसे पूछता बेटा आप मुझे बताइए टाइम पीरियड क्या होगा, तो बेटा आप टाइम पीरियड जब भी आप निकालते तो बेटा सबसे पहले मुझे बताइए क्या है? t इज इक्वल 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई k। लेकिन बेटा अगर स्प्रिंग के बजाय अगर कोई स्ट्रिंग होता, बेटा स्ट्रिंग को भी हम 5 मिनट के लिए, बेटा ये रबर का स्ट्रिंग समझिए 5 मिनट के लिए, चले 5 मिनट के लिए बेटा इसको समझिए 5 मिनट के लिए। यहां पे ये देखिए, चले बेटा ये समझिए ये 5 मिनट के लिए स्ट्रिंग है। अब आप
इसके साथ कोई ब्लॉक कनेक्ट कर दीजिए और इसको नीचे पुल कर दीजिए। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी y है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a है, लेंथ l है। बेटा आपने वर्क पावर एनर्जी या स्ट्रिंग वाले केस में सॉलिड्स में पढ़ा होगा, बेटा सॉलिड का भी स्प्रिंग की तरह k होता है। बेटा स्ट्रिंग का k जो है वो है बराबर YA/L, ये याद रखिएगा। बेटा सारे स्टूडेंट याद रखिए, स्ट्रिंग का k जो है वो किसके बराबर है? YA/L। अब आप में से कोई कहेगा सर ये कहां से आएगा, ये किस तरीके से आपने कैलकुलेट किया? बेटा आपको पता है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है वो किसके बराबर है? बेटा वो है बराबर स्ट्रेस है F/A। बता बेटा स्ट्रेन क्या है? स्ट्रेन है बराबर डेल्टा L/L। बोले बेटा y किसके बराबर हो गया? तो वो हो गया FL डिवाइडेड बाई A डेल्टा L। तो बता बेटा F किसके बराबर होगा? F होगा बराबर YA/L इंटू डेल्टा L। डेल्टा L एक्सटेंशन है, फोर्स F है। F इज इक्वल, ये क्या हो सकता है? YA/L क्या हो सकता है? K। आज से अब सारे स्टूडेंट याद रखिए, स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट तो K होता है, स्ट्रिंग का फोर्स कांस्टेंट क्या होगा? स्ट्रिंग का फोर्स कांस्टेंट K जो है वो किसके बराबर है? YA/L। एक बार फिर से बताइए, स्ट्रिंग का फोर्स कांस्टेंट है बराबर YA/L। यही लॉजिक अप्लाई करिए। अगर कोई स्ट्रिंग अब होगा तो बेटा सारे स्टूडेंट याद रखिएगा, ये देखिए ये एक स्ट्रिंग है, ये एक स्ट्रिंग है, इसके साथ ब्लॉक कनेक्टेड है। तो बेटा आपने इसको नीचे की तरह क्या किया? सारे स्टूडेंट याद रखिएगा, आपने इसको नीचे की तरह पुल किया, अब छोड़ दिया। बेटा ये क्या करेगा? ये ब्लॉक ऑसिलेट करेगा। तो बता बेटा टाइम पीरियड क्या होगा? T इज इक्वल 2 पाई अंडर रूट ऑफ, बेटा ब्लॉक का मास क्या है? M डिवाइडेड बाई K। तो बताइए T इज इक्वल 2 पाई अंडर रूट ऑफ M डिवाइडेड बाई K के बदले क्या लिखोगे? YA/L। L ऊपर आएगा तो YA/L। आज से याद रखिए स्ट्रिंग के लिए K के बदले YA/L होगा। तो बताया बेटा टाइम पीरियड निकला बराबर 2 पाई अंडर रूट ऑफ ML डिवाइडेड बाई YA। ये आपका टाइम पीरियड है जो मैंने यहां पे बताया। अब जरा बेटा गौर से देखिए, एक बार जेई में यही क्वेश्चन पूछा गया था। बेटा जरा गौर से देखिए, ये रिजिड सपोर्ट है, ये देखिए ये स्ट्रिंग है और इसके साथ एक स्प्रिंग भी कनेक्टेड है और ये ब्लॉक है। ये स्ट्रिंग है, इसका यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी y है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, लेंथ इसकी L है, इसके साथ कनेक्टेड सीरीज में स्प्रिंग है, स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट K है, ब्लॉक का मास M है। अब बता बेटा टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा? तो बेटा अक्लमंदी ये है, आप में से हर एक स्टूडेंट सोचेगा सर ये जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को स्प्रिंग समझिए, स्ट्रिंग को बेटा इसको इस तरह लीजिए, ये जो है ना, ये इसको भी मानिए ये स्प्रिंग है, मगर इसके K को बोलिएगा, इसके K को बोलिएगा K डैश इज इक्वल टू YA/L और दूसरा स्प्रिंग जो है बेटा वो K है। तो दीज टू स्प्रिंग्स आर कनेक्टेड इन क्या? बेटा दीज टू स्प्रिंग्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। बोलो बेटा 1/K इक्विवेलेंट किसके बराबर होगा? 1/K डैश प्लस 1/K। तो बताया बेटा 1/K इक्विवेलेंट किसके बराबर होगा? 1/K डैश, ये क्या हुआ? YA/L हो गया, L डिवाइडेड बाई YA प्लस 1/K। तो बताया बेटा 1/K इक्विवेलेंट किसके बराबर होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई LK प्लस YA डिवाइडेड बाई YAK। तो बताया बेटा K इक्विवेलेंट किसके बराबर होगा? YAK डिवाइडेड बाई LK प्लस YA। तो बताया बेटा ये आपका K इक्विवेलेंट है। अगर ये आपका K इक्विवेलेंट है, मुझे बताया बेटा टाइम पीरियड क्या होगा? टाइम पीरियड का वैल्यू क्या होगा? टाइम पीरियड का वैल्यू होगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ M डिवाइडेड बाई K के बदले K इक्विवेलेंट। तो बेटा ये K इक्विवेलेंट इसमें डालिए, आपको निकलेगा टाइम पीरियड।
अब एक और कॉन्सेप्ट देखिए, ये डिस्क है, इसके सेंटर के साथ कनेक्टेड है एक स्प्रिंग जिसका फोर्स कांस्टेंट के है, और बेटा मैं इस डिस्क को डिस्प्लेस कर रहा हूं। बेटा नीचे सरफेस जो है इसी पे मैं इसको डिस्प्लेस कर रहा हूं। आपको पता है ये डिस्क जो है ये ऑसिलेट करेगा, और बेटा याद रखिए इसको हम रोल भी करने देंगे। बेटा ये रोल भी कर रहा है, अगर ये स्मूथ है तो ये सिर्फ स्लिप करेगा, तो ये ब्लॉक की तरह फिर एक्ट करेगा एज 2 पाई, यहाँ ये ब्लॉक की तरह एक्ट करेगा। तो बेटा टाइम पीरियड इसका t इज इक्वल 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई के होगा। लेकिन बेटा अगर ये रोल करेगा, ये डिस्क रोल भी कर रहा है और ऑसिलेट भी कर रहा है, तो आपको बताना है टाइम पीरियड क्या होगा। तो बेटा आप ये इसको जनरलाइज रिजल्ट जो है वो याद रखिए। तो सबसे पहले मुझे बताया, मैं एक रिलेशन डेवलप कर रहा हूं यहाँ पे, टू व्हाट एनर्जी मेथड आपको याद होगा। तो बताया बेटा व्हाट इज द टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी पूरे सिस्टम की क्या होगी एट एनी इंस्टेंट। तो जरा बताइए, अगर स्प्रिंग स्ट्रेच हो गया है x, तो बताया बेटा इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर। पूरे सिस्टम की एनर्जी देखिए स्प्रिंग के साथ है हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर प्लस, और बताए बेटा डिस्क जो है डिस्क रोल कर रहा है। तो चले बेटा इमेजिन कीजिए डिस्क ऑसिलेट कर रहा है, लेट एट एनी इंस्टेंट इसकी वेलोसिटी v होगी। तो बेटा डिस्क की अगर मास m है, तो बेटा सारे स्टूडेंट याद रखिएगा डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है, तो डिस्क रोल भी कर रहा है। डिस्क की काइनेटिक एनर्जी जो होगी, रोटेशनल डायनेमिक्स में आपने पढ़ा है, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग जो है वो होगी हाफ ऑफ mv स्क्वायर बीटा। बेटा आप इसको जनरलाइज भी कर सकते हो, हाफ ऑफ mv स्क्वायर बीटा। बेटा डिस्क का बीटा जो है वो होगा, बेटा आपको पता है डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है mk स्क्वायर इज इक्वल mr स्क्वायर बाई 2। तो बेटा k स्क्वायर बाय r स्क्वायर 1/2 होगा, बीटा होगा बराबर 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर 1/2, वो हो गया 3/2। तो बेटा व्हाट इज द टोटल एनर्जी ऑफ द डिस्क, डिस्क की टोटल एनर्जी होगी हाफ ऑफ mv स्क्वायर इनटू 3/2। तो बेटा दिस इज द टोटल एनर्जी। बेटा ये टोटल एनर्जी है, लेकिन बेटा आपको पता है सिंपल हार्मोनिक मोशन में टोटल एनर्जी कांस्टेंट होती है। अगर टोटल एनर्जी कांस्टेंट होगी तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव de बाई dx मैं कर रहा हूं, चूंकि यहां पे x है, मैं डेरिवेटिव कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू x। तो बताइए de बाई dx जो है वो होगा 0। जरा कीजिए डेरिवेटिव, हाफ ऑफ k x स्क्वायर का डेरिवेटिव कीजिए विद रिस्पेक्ट टू x, वो हो गया 2x प्लस हाफ ऑफ m। बेटा v स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, वो होगा v स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2v, v स्क्वायर का होगा 2v, लेकिन जो कि आप कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू x, फिर से बोलिए dv बाई dx, और साथ में बाहर निकालिए ये जो 3/2 है ये भी बाहर निकालिए। तो बेटा आप इस पोर्शन का डेरिवेटिव कर रहे हो, कांस्टेंट को बाहर निकाल रहे हो। तो जरा बताए बेटा आपको क्या निकला, 2 कैंसिल, तो बेटा आपका आंसर निकला 0 इज इक्वल के एक्स। तो चले बेटा 2 कैंसिल, तो बेटा याद रखिए m v dv बाई dx हो गया फोर्स, प्लस m v dv बाई dx इंटू क्या 3/2। बेटा ये आपका फोर्स है, ये आपका फोर्स है। तो बताए बेटा फोर्स कितना एक्ट होगा, F इज इक्वल, जल्दी जल्दी मुझे बताइए, ये 3/2 उधर जाएगा और kx जो है, तो बेटा याद रखिएगा ये एक काम करिए, आप पहले kx को लाइए इधर, ये हो गया माइनस kx। बेटा फिर आप एक काम करिए, इसके बदले मैंने फोर्स लिखा, तो 3/2 के बदले आएगा 2/3 इधर। आप बताए बेटा आपका रेस्टोरिंग फोर्स जो है वो किसके बराबर है, आपका रेस्टोरिंग फोर्स है बराबर -2/3 kx। जरा बेटा इसको कंपेयर कर दीजिए स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ। तो बेटा ये आपका k है, तो आपका k है 2/3 k। तो बताइए बेटा आपका k इफेक्टिव जो है वो 2/3 k है। तो टाइम पीरियड किसके बराबर निकला, टाइम पीरियड इज इक्वल 2 पाई अंडर रूट ऑफ m डिवाइडेड बाई k इफेक्टिव। तो बेटा इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन भी सॉल्व किए जाते हैं। बेटा यहां पे आपके सामने दो सिचुएशंस है, ये एक ब्लॉक है, ये स्प्रिंग है जिसका फोर्स कांस्टेंट k है। नाउ दिस ब्लॉक जो है, दिस ब्लॉक इज प्लेस्ड, इट इज ऑसिलेटिंग इन वाटर,
इन अ डैम्पिंग मीडियम। बेटा ये वाटर में ऑसिलेट कर रहा है, बेटा ये पूरा का पूरा वाटर में है, ये पूरा का पूरा लिक्विड में है और ऑसिलेट कर रहा है। लेकिन बेटा गौर से देखिए, अगर ये ऑसिलेट कर रहा है, बेटा आपने ऑलरेडी पढ़ा है लिक्विड में, हमने ऑलरेडी पढ़ा था सिंपल पेंडुलम में, आपने ऑलरेडी पढ़ा था लिक्विड में हमने जी का वैल्यू जो है वो लिया था G इंटू 1 माइनस रो एल डिवाइड बाई रो एस। अगर सॉलिड की डेंसिटी जो है, सॉलिड की डेंसिटी जो है ज्यादा है लिक्विड से, तो आपने ये वाला रिजल्ट लिया था बायंड फोर्स और वेट को सब्ट्रैक्ट करके। तो बेटा लेकिन आप याद रखिएगा स्प्रिंग की ऑसिलेशन जी पे डिपेंड नहीं करती, इसीलिए बेटा सारे स्टूडेंट गौर से देखिए, जो भी ये ब्लॉक है बेटा जब तक ये ऑसिलेट कर रहा है, बेटा सारे स्टूडेंट याद रखिए, जब तक ये ब्लॉक ऑसिलेट कर रहा है, ये पानी के अंदर ही है बेटा। यहां पे याद रखिए इस पे दो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, एक तो वेट है, स्प्रिंग फोर्स है बेटा, बायंड फोर्स बराबर उतना ही है जितना है, इस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए बेटा याद रखिए इस वाले केस में टाइम पीरियड जो है वो सेम रहेगा, T इज इक्वल 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई के। ये याद रखिए T इज इक्वल 2 पाई अंडर रूट ऑफ ब्लॉक का मास m है डिवाइडेड बाई के, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बेटा इसके बरक्स अब गौर से देखिए, यहां पे बॉडी जो है, यहां पे ये जो बॉडी है गौर से देखिए, ये बॉडी पानी के अंदर आधी है, ये फुल्ली इमर्स्ड वाटर में नहीं है। लेकिन इसका मतलब हुआ अगर आप इसको डिस्प्लेस करोगे, जरा बेटा एक काम करिए, इसको डिस्प्लेस करिए। अगर आप इसको डिस्प्लेस करोगे x, जरा बेटा मैं इसको फर्दर डिस्प्लेस कर रहा हूं x अंदर, और फर्दर मैं ले रहा हूं अंदर, चलो मैं इसको ले रहा हूं x अंदर, तो इसका मतलब हुआ जब मैं इसको डिस्प्लेस कर रहा हूं नीचे की तरह अंदर, तो बेटा कौन है जो इसको वापस खींचेगा ऊपर? तो आपका जो रेस्टोरिंग फोर्स टोटल में होगा वो उस वक्त होगा एक्स्ट्रा बायंड फोर्स। बेटा पानी में तो ये था, बायंड फोर्स तो एक्ट हो रहा था, लेकिन चूंकि आप इसको फर्दर पानी में ले गए अंदर, तो बेटा आपका बायंड फोर्स जो है वो आपका रेस्टोरिंग फोर्स जो है माइनस ऑफ, चले बेटा एक तो स्प्रिंग फोर्स है kx प्लस दूसरा क्या है बेटा, ये जो एक्स्ट्रा मैंने लिया यहां पे गौर से देखिए बेटा, सारे स्टूडेंट गौर से देखिए, ये जो एक्स्ट्रा पोर्शन में, ये जो व्हाइट कलर से मैं शेड कर रहा हूं, ये एक्स्ट्रा पोर्शन फर्दर जो मैं ले गया अंदर बेटा, इसी वाटर का, ये जो वाटर ने इसको डिस्प्लेस किया यहां पे बेटा, अब ये एक्स्ट्रा बायंड फोर्स है, तो बेटा ये होगा बराबर m-g। तो चले बेटा आपका रेस्टोरिंग फोर्स है बराबर माइनस kx स्प्रिंग का प्लस मास ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। बेटा मास हो गया वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम है बराबर a इंटू एक्स, डेंसिटी ऑफ वाटर है रो और साथ में g। तो बताया बेटा f रेस्टोरिंग किसके बराबर होगा? माइनस k प्लस a रो g, एक्स डिस्प्लेसमेंट को बाहर निकालिए। जरा बेटा ये आपके सामने फोर्स इक्वेशन है, बेटा हमने फोर्स मेथड पढ़ी है, बेटा ये आपके सामने फोर्स इक्वेशन है। तो जरा मुझे बताया बेटा के का वैल्यू क्या होगा? ये जो आपके सामने है गौर से देखिए बेटा, ये जो आपके सामने ये वाला रिजल्ट है गौर से देखिए बेटा, ये जो है ये आपका के है। तो बताया बेटा के इफेक्टिव यहां पे क्या है? के इफेक्टिव है के प्लस ए रो जी। तो टाइम पीरियड क्या होगा? T इज इक्वल 2 पाई अंडर रूट ऑफ m डिवाइडेड बाई के इफेक्टिव के बल्ले होगा k प्लस ए रो जी। तो बेटा ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा गया है। तो बेटा गौर से देखिए ये एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए बेटा आप इसको यहां पे रिजल्ट अप्लाई कर सकते हो। चलिए बेटा यहां पे एक और कॉन्सेप्ट है, ए लोड ऑफ मास m, ये ब्लॉक है, इसका मास m है, इज अटैच टू द बॉटम ऑफ स्प्रिंग, ये स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड है। स्प्रिंग का मास जो है बेटा, स्प्रिंग का मास m/3 है। तो बेटा ये पहली बार यहां पे ऐसा हुआ है कि मैंने स्प्रिंग का भी मास रखा है। बेटा अब आप टाइम वेस्ट किए बगैर, अगर कभी भी ऐसा होगा स्प्रिंग का मास होगा, तो बेटा आप एक चीज याद रखिए, एक सिंपल सा शॉर्टकट याद रखिए, टाइम पीरियड T इज इक्वल 2 पाई अंडर रूट ऑफ m/k। लेकिन बेटा अगर स्प्रिंग का भी मास होगा तो बेटा याद रखिएगा,
तो स्प्रिंग कंट्रीब्यूट करेगा। बेटा यहां पे डिराइव नहीं करेंगे, सीधे रिजल्ट याद रखिएगा। तो बेटा आप एक काम करिए, स्प्रिंग का ऑसिलेशन में जो कंट्रीब्यूशन होगा वो है एम स्प्रिंग डिवाइडेड बाई 3। तो बेटा याद रखिए, अगर किसी न्यूमेरिकल में ऐसा होगा स्प्रिंग का मास होगा, तो बताए बेटा टाइम पीरियड क्या होगा, 2 पाई अंडर रूट ऑफ मास ऑफ द ब्लॉक प्लस एम स्प्रिंग डिवाइडेड बाई 3, एम स्प्रिंग डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई के। तो अगर स्प्रिंग मासलेस होगा, ये हटाइए, वापस आएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम बाई के। अब आपके सामने न्यूमेरिकल सॉल्व होगी, T इज इक्वल 2 पाई अंडर रूट ऑफ मास ऑफ ब्लॉक प्लस, बेटा मास ऑफ स्प्रिंग कितना दिया है, मास ऑफ स्प्रिंग m बाई 3 दिया है, तो ये होगा m बाई 3, और अपना 3 यहां पे है, 3 3 9 हो गया, डिवाइडेड बाई k। तो बेटा सॉल्व कीजिए, T इज इक्वल 2 पाई अंडर रूट ऑफ, बेटा ये हो गया 9m प्लस, जल्दी बताइए, 9m प्लस m, 9m प्लस m डिवाइड बाई 9 डिवाइडेड बाई k। तो बेटा आपको पता है 9m प्लस m जो है, 9m प्लस m हो गया 10m डिवाइड बाई 9 डिवाइड बाई k। तो बेटा इस तरीके से आप टाइम पीरियड आराम से कैलकुलेट। बेटा कुछ साल पहले एम्स में ये क्वेश्चन आया था, ये स्प्रिंग जो है, स्प्रिंग पुली सिस्टम है, लेकिन बेटा नॉर्मली पुली जो है मासलेस लेते हैं, लेकिन बेटा यहाँ पे पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है, पुली का मास है 1 kg, रेडियस 10 सेंटीमीटर, इसका मतलब हुआ पुली का मास है, पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, पुली की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है। तो बेटा इसके साथ ब्लॉक कनेक्टेड है, लेकिन बेटा ये ब्लॉक इस तरह सीधे कनेक्टेड है डायरेक्टली। बेटा याद रखिए, ये ब्लॉक डायरेक्टली स्ट्रिंग के साथ कनेक्टेड है, और बेटा ये स्ट्रिंग डायरेक्टली स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड है। तो बेटा ये हमने ऑलरेडी पढ़ा। बेटा अगर पुल्ली का मास नहीं होता, आपको निकालना है ओमेगा। बेटा आप मुझे बताइए, अगर पुल्ली का मास, इफ पुल्ली इज मासलेस, तो बेटा आप ओमेगा लोगे, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के डिवाइडेड बाय मास ऑफ द ब्लॉक। टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड होगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई के। ये हो गया अगर पुल्ली मासलेस होगा। लेकिन बेटा याद रखिए, अगर पुल्ली मास है तो बेटा आपको याद होगा रोटेशनल डायनेमिक्स में जो जिस पुल्ली का मास होगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेते हैं, लेकिन उसका कंट्रीब्यूशन जो होगा, तो बेटा याद रखिए बराबर उसी तरह याद रखिएगा, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के डिवाइडेड बाय m प्लस पुल्ली का मास जो है, पुल्ली का मास, तो याद रखिए m पुल्ली डिवाइडेड बाई 2। तो बेटा आप याद रखिए हाफ मास पुल्ली, तो पुल्ली का कंट्रीब्यूशन जिस तरह यहां पे आपने इस तरह की न्यूमेरिकल में अभी पढ़ा, बेटा आपने अभी पढ़ा वहां पे जो कंट्रीब्यूशन था स्प्रिंग का m बाई 3 है, पुल्ली का होगा हाफ मास पुल्ली। तो बेटा अब टाइम वेस्ट किए बगैर याद रखिए, ओमेगा इज इक्वल टू क्या है, अंडर रूट ऑफ के डिवाइडेड बाई मास ऑफ द ब्लॉक प्लस बेटा हाफ मास पुल्ली, पुल्ली डिवाइड बाई 2। अंडर रूट ऑफ के का वैल्यू क्या है, 100 है, डिवाइडेड बाई बेटा मास ऑफ ब्लॉक क्या है, 2 kg है, प्लस बेटा हाफ मास पुली, पुली का मास 1/2 है, पुली का मास 1 है, लेकिन यहां पे कंट्रीब्यूशन होगा 1/2। तो बेटा अब आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बताइए बेटा आपका आंसर क्या आएगा, 2 2 4, 4 + 1 हो गया 5, 5/2। तो बेटा आप इसको सॉल्व करके ओमेगा का वैल्यू आराम से निकाल सकते हो।